हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी एमएसीडी के बारे में। उससे पहले हमने बात करी थी, उससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी आरएसआई के बारे में। और साथ ही साथ मूविंग एवरेजेस के बारे में भी हम इस सीरीज़ के अंदर बात कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग इंडिकेटर और एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। अब कोई लोग इसे बॉलिंजर बोलते हैं, कोई बॉलिंगर बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसको बारे में देखने वाले हैं कि कैसे ये काम करता है और कैसे आप इसे अपने चार्ट्स पर लगाकर काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर जो है चार टाइप के होते हैं और उसमें से एक कैटेगरी होती है वॉलेटिलिटी की। और ये बॉलिंगर बैंड जो है, बॉलिंजर बैंड जो है, मैं हमेशा बॉलिंजर ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहती। तो बॉलिंजर बैंड जो है हमारी वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट का एक काफ़ी अहम हिस्सा होता है वॉलेटिलिटी। और उस वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए हम इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। हमारे को इससे पता लगता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है, यानी कि कितना स्टॉक ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है। 90 टू 95% जो है ये एक्यूरेटली मेजर जो है वो कर सकता है। तो ये कैसे काम करता है और किस टाइप से हमारे को इसमें काम करना चाहिए, कैसे हम इसमें स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम सारा कुछ देखेंगे। बट उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये बॉलिंजर बैंड जो है किसने इन्वेंट किया था। तो ये बॉलिंजर बैंड जो है जॉन बॉलिंजर के थ्रू इन्वेंट किए गए थे। और उस टाइम उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी वो ये थी कि वो इस बैंड से जो है ना ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लेवल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटिव टू मूविंग एवरेजेस। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या चीज़ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या चीज़ हम यहाँ से इन बॉलिंजर बैंड से जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो इसके लिए यहाँ पर ये स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन के ऊपर काम करता है। एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको इतने डिटेल में और ये सब चीज़ों में जाने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को बैंड लगा कर दिखाऊंगा कि किस टाइप से यहाँ पर ये बैंड जो है वो काम करता है। उसके बाद चीज़ समझाऊंगा ना, तो आपको चीज़ें जो है एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ समझ आएंगी और मतलब आपको उसका कंसेप्ट जो है वो भी समझ आएगा। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को बॉलिंजर बैंड लगा कर दिखाता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पर हम बॉलिंजर बैंड लगाते हैं। इस टाइप से आपको नज़र आएगा और ये है हमारे सामने बॉलिंजर बैंड। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना अगर हम 20 की मूविंग एवरेज ले लें, यहाँ पर उन्होंने सिंपल मूविंग एवरेज लिया है, हम यहाँ पर चाहे तो 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ले सकते हैं। बट मैं एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेटिंग है उसके हिसाब से, कि अगर हम 20 दिन की या 20 कैंडल की मूविंग एवरेज को लेंगे और दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और दो स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे अगर हम यहाँ पर रेंज मार्क कर देंगे, तो 95% चांसेस ये है कि मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर ही काम करती रहेगी। और जब भी वो अपने हायर बैंड की तरफ जाएगा वहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और जब भी वो अपने लोअर बैंड की साइड पर आएगा तो वहाँ से उसको एक सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर जॉन बॉलिंजर ने मेंशन किया था कि ये एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को मार्क करने के लिए काम आता है। जैसे वो अपने अपर प्राइस बैंड की तरफ जाएगा वहाँ पर वो ओवरबॉट हो जाएगा, और जब वो प्राइस जो है नीचे लोअर बैंक की तरफ आएगा तो वहाँ से वो ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो यानी कि ओवरबॉट वाली जगह से प्राइस को नीचे आने का चांस रहेगा और नीचे वाली साइड पर आने से प्राइस को ऊपर जाने का चांस है। ये उनके अकॉर्डिंग जो जॉर्ज वॉलिंजर ने बताया था। अब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल तो उसी टाइप से हो गए जैसे हमने आरएसआई में देखा था। बट मेरा मानना अलग है, मैं इस चीज़ को इस टाइप से नहीं लेता। मेरा मानना ये है कि अब उन्होंने उनसे क्या डिफरेंसेस हैं मैं उस चीज़ पर नहीं जाना चाहता, बट मेरा मानना अलग है। मैं मुझे लगता है कि उन्होंने ये चीज़ थी वो पूरा सच नहीं बताया, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अधूरा सच जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अब इसको यूज़ करने का एक तरीका ये है कि आप इसे जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पर यूज़ ना करें, क्योंकि वहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर एटलीस्ट आप 60 मिनट्स या उसके ऊपर के टाइम फ्रेम में अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का चार्ट आप लोगों के सामने। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो सेंटर लाइन है ये है जीरो की लाइन। अब अगर आप इसे -1 2 3 और इधर +1 2 3 देखेंगे, अगर आप पॉइंट देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी 95% वैल्यू जो है वो यहाँ +2 और -2 के अंदर ही फॉल हो जाती है। यानी कि 90% की वॉलेटिलिटी जो है वो यहाँ हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के अंदर आ जाती है, प्लस साइड पर और स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस साइड पर, दोनों में जाती है। और इसी वजह से जॉन बॉलिंजर ने दो स्टैंडर्ड डेविएशन को चुना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी 95% चांसेस ये हैं कि स्टॉक जो है वो इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा या घूमेगा।
2-4%, 5% जो है वो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 95% जो है वो इसी रेंज के अंदर, जब तक ये बैंड बना हुआ है ना, इसी रेंज के अंदर घूमता रहे। जब भी स्टॉक ट्रैवल करता है, जब भी स्टॉक जाता है, तो वो किस टाइप से जाता है देखो। अब उनका कहने का मतलब है कि जैसे स्टॉक यहाँ बैंड से बाहर निकल जाएगा तो वो ओवरसोल्ड हो जाएगा और वो वापस से ऊपर की साइड पर आएगा। और जब भी स्टॉक ऊपर की साइड पर बाहर निकलेगा तो वो ओवर बॉट हो जाएगा और वहाँ से वो वापस जो है वो नीचे की साइड पर आएगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब भी प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा होता है, कि जब भी प्राइस मूवमेंट करता है तो वो किसी ना किसी ट्रेंड में होता है, चाहे वो ऊपर के ट्रेंड में होता है या वो नीचे के ट्रेंड में होता है। अब ये इंडिकेटर जो है इतना अच्छा, इतना बेहतरीन काम करता है, और इसी वजह से मैंने इस सीरीज़ के अंदर इस इंडिकेटर को डाल रखा है। अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी स्टॉक किसी भी ट्रेंड में चल रहा होता है, जैसे अब यहाँ से देख सकते हैं ये ट्रेंड जो है, ये स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है, या यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में आया है। तो जब भी स्टॉक एक ट्रेंड में चल रहा होता है ना, तो वो जैसे मान लो एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो स्टॉक हमेशा अपने अपर बैंड की साइड पर काम करेगा। और यही अगर ट्रेंड जो है इसका नेगेटिव चल रहा हो, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर प्राइस जो है हमेशा अपने लोअर बैंड की साइड पर काम करेगा। तो अब हमें इसमें देखना क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। आप अगर एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आपको इस इंडिकेटर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि कंसेप्ट हमारे को कहना क्या चाहता है। तो कंसेप्ट ये है कि जैसे जब भी स्टॉक नीचे जाएगा तो उसे ऊपर आना पड़ेगा, और ऊपर जब भी वो जाएगा तब वो उसे नीचे आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के, यानी कि जो उसकी मूविंग एवरेज चल रही है उससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे को अगर हम लाइन मार्क करते हैं, और अगर स्टॉक नीचे की साइड पर चल रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको ऊपर आना पड़ेगा। और जो जब वो ऊपर की साइड पर निकल रहा है तो उसे नीचे आना पड़ेगा। लेकिन अब पूरा सच ये है कि अगर कोई डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है तो वो ऊपर आए ही ना, और अगर आए तो थोड़ा सा आए, ज़्यादा ना आए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, तो जब भी वो यहाँ से ऊपर जाएगा तो या तो वो मूविंग एवरेज पर, और मैक्सिमम वो बैंड के अपर साइड तक जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर रेजिस्ट करके और वापस से स्टॉक जो है नीचे गिर जाएगा। और अगर कोई भी ऊपर का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ऊपर का ट्रेंड चल रहा है, तो स्टॉक जो है या तो वो मूविंग एवरेज तक आएगा या फिर वो लोअर बैंड तक आएगा और उसके बाद वापस से ऊपर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर लोअर बैंड पर उसको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन ये होगा सिर्फ तब जब स्टॉक एक ट्रेंड के अंदर होगा। साइडवेज मार्केट में कोई भी, जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर जो है वो काम नहीं करता। तो साइडवेज मार्केट को हम छोड़ देते हैं, ये काम करता है सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में। अब ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे काम करता है कि जब भी स्टॉक जो है ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, तो ये सपोर्ट लेने नीचे मूविंग एवरेज या फिर मैक्सिमम इस लोअर बैंड तक आएगा। और अगर स्टॉक जो है वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो वो सपोर्ट लेने, तो वो यहाँ से जैसे वो यहाँ से बाहर निकलेगा, रेजिस्टेंस उसको या तो मूविंग एवरेज पर मिलेगी या फिर ये अपर प्राइस बैंड पर मिलेगी, और उसके बाद वहाँ से स्टॉक जो है वो वापस से गिर जाएगा। तो ये है दोस्तों वो पूरा सच जो शायद इन्होंने नहीं बताया। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि वो ऊपर के साइड पर जब जाएगा, बैंड के अपर साइड पर, तो वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आएगा, और नीचे की साइड पर जब जाएगा तो वो रेजिस्टेंस लेकर, सपोर्ट लेकर ऊपर आएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब कब वो यहाँ पर सपोर्ट लेगा और कब वो यहाँ से रेजिस्ट करेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि जैसे स्टॉक जो है यहाँ पर करंट लेवल पर आते हैं, ये एक IEX का स्टॉक है। अब जैसे देखो ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है, नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, यहाँ नीचे आया, सपोर्ट लिया और वापस ऊपर चला गया। बैंड की यहाँ पर आया अपर साइड पर, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। और आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो है ये अपर बैंड की साइड पर ही काम कर रहा है। अब नीचे आया है, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, और वापस से अब ये ऊपर की साइड पर, मतलब अगर ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहता है तो यहाँ से ये ऊपर की साइड पर वापस से चला जाएगा। ऐसा ही मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अभी हम स्टॉक डालते हैं BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ये देखो, जब से ये डाउन ट्रेंड में था, ये पूरा हमेशा अपना लोअर बैंड की साइड पर ही काम कर रहा था। ऊपर जाता था, यहाँ रेजिस्टेंस लेता था और यहाँ से नीचे आ जाता था, फिर यहाँ से वापस जाता था, जैसे बाहर निकलता था ऊपर जाता था, लेता था, फिर नीचे आ जाता था। और आप देख सकते हो ऐसे डाउन ट्रेंड में कितने टाइम तक ये कंटिन्यू रहा है। बीच बीच में तो ये मूविंग एवरेज तक गया था, वहीं पर जाके सपोर्ट लिया, वहीं पर जाकर रेजिस्टेंस की और वापस नीचे गया। अब यहाँ से ये एक अप ट्रेंड में आया, यहाँ से
तो जैसे ही ये अप ट्रेंड में आया, अब ये यहाँ से नीचे आता था, मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर नीचे गया, मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, फिर चला गया। तो ऐसे करते करते आप देख सकते हैं कि कहाँ से स्टॉक जो है वो कहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पर ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे को किसी भी टाइप की कोई मूवमेंट जो है वो स्टॉक के अंदर नज़र नहीं आ रही है। अब ये अगर वापस से डाउन ट्रेंड में, जैसा कि अभी देखने में लग रहा है कि हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में चला जाए, तो यहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ मूव तो या 20 डे की मूविंग एवरेज पर, या फिर अपर प्राइस बैंड पर सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लिएगा, और वहाँ से वो वापस नीचे गिर जाएगा। तो इस टाइप से ये बॉलिंजर बैंड जो है वो काम करता है, और हमें उस टाइप से पता चलता है कि कब इसका अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेने कहाँ पर आ सकता है, और कब इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस कहाँ पर लेकर जा सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे कि ये स्टॉक है, देखिए ये एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बार बार यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, इस साइड भी काटा, मतलब कितनी बार आप देख सकते हैं कि इसने अपर बैंड को काटा, लेकिन नीचे की साइड पर क्या काटा, अभी तक वो आया ही नहीं है। खैर, तो जब भी वो नीचे की साइड पर आएगा तो वो इस एरिया को जो है वो इस बैंड के लोअर पार्ट को वो नहीं काट पाएगा। ऐसे ही इसी का मैं आपको कोई पुराना एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो और अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए, जब से ये अप ट्रेंड में आया, ये यहाँ से अप ट्रेंड में आया, आप देखिए कितनी बार काटा इसने, नीचे की साइड पर काटा, नहीं काटा, यहाँ से आया, यहाँ नीचे की साइड पर सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, अभी अप ट्रेंड में है, नहीं काटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिर ऊपर की साइड पर काटा, नीचे की साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कभी भी क्लोजिंग नहीं दी, वापस ऊपर चला गया, कितनी बार काटा, नीचे काटा, नहीं काटा, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन हुई है, हालांकि अभी भी इस बैंड को काटा नहीं है, और ये स्टॉक का ट्रेंड जो है वो अभी भी अप ट्रेंड ही चल रहा है। यहाँ पर उसका ट्रेंड पलटा, जब उसने इस बॉटम को तोड़ा तो यहाँ से अब इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, और आप देख सकते हैं अब ये ऊपर की साइड पर, ऊपर वाले बैंड को नहीं काट रहा, अब ये नीचे की साइड पर काटे जा रहा है। तो इस टाइप से स्टॉक जो है काम करते हैं। और अगर अब हम यहाँ पर लेटेस्ट वाले भी आते हैं, अगर यहाँ पर अगर हम उनकी बात मानकर ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एरिया में अगर उसके हिसाब से ट्रेड करते तो यहाँ पर हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये चीज़ सोचते कि अब तो ये ऊपर चला गया, इसने ऊपर काट दिया, तो एक बार तो इसको नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना नुकसान हो जाता। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि 10 बार 20 बार भी काट जाएगा, लेकिन नीचे की साइड पर नहीं काटेगा। और इसी चीज़ को हमें जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखना है, एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा है उसके हिसाब से नहीं चलना, हमारे को थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो बॉलिंजर बैंड में हमारे को समझने वाली चीज़ ये है कि इसके अपर बैंड पर रेजिस्टेंस तब मिलेगी जब वो स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर होगा, और उसको नीचे की साइड पर सपोर्ट तब मिलेगा, लोअर बैंड पर सपोर्ट तब मिलेगा जब स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड के अंदर होगा। आपको ट्रेंड सबसे पहले देखना है और उसके बाद आपको बॉलिंजर बैंड पर चेकआउट करना है। अब अगर आप ये वाला इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे को नीचे की साइड पर बॉटम पर एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक मिले, यानी कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पर कोई अप ट्रेंड वाला स्टॉक मिले, तो वहाँ पर हमें इसे लेना होता है। और जब भी कोई भी स्टॉक ऐसा होगा जो अपर बैंड पर वहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है और वहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बना रहा है, और ख़ासकर तब जब वो स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर हो, तो हमें वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर हमारे को या तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाना है, या फिर हमें स्टॉक को शॉर्ट सेल करना है। तो इस तरह से आपको इस इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर का यूज़ करना है। लेकिन आपको हमेशा ट्रेंड का ध्यान ज़रूर रखना। मैं बार बार ट्रेंड के ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब भी आप इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोई भी किताबों में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये चीज़, ये एक्सपीरियंस, या जो मैं आपको वीडियो में आज की बता रहा हूँ ना, ये शायद ही आपको किसी और वीडियो के अंदर मिले। तो आपको कभी भी बॉलिंजर बैंड पर काम करें तो ट्रेंड का खासा ध्यान रखना है। इनफैक्ट ट्रेंड आपका मेजर पार्ट होना चाहिए किसी भी टाइप का ट्रेड लेने के लिए। अब एक चीज़ और, क्योंकि ये इंडिकेटर जो है वो वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो हर बार वॉलेटिलिटी सेम तो नहीं रहती, कभी कभार बढ़ भी जाती है और कभी कभार घट भी जाती है। तो जब वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो यहाँ पर इस टाइप से कंसोलिडेशन होने लग जाती है। वो मैं अभी आप लोगों को एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊंगा। और जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो यहाँ से इस टाइप से ये बैंड जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब इसको वीकली चार्ट पर चलते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंड जो है वो कितना छोटा होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होगी। इस टाइप से ये यहाँ पर पता क्या होता है, मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पर ये बॉलिंजर बैंड, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है, तो ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। अब ये कहीं पर भी फटेगा ना तो बहुत तेज़ निकलेगा।
और बॉलिंजर बैंड में जब भी कंसोलिडेशन होती है ना, उसके बाद एक अच्छा मूव आता ही आता है, क्योंकि स्प्रिंग को आप कब तक दबा सकते हो? स्प्रिंग को कभी ना कभी, जब भी जैसे वो छूटेगा ना, वो आपको बहुत बड़ी उछाल दिखा कर जाएगा। और इसी टाइप से बॉलिंजर बैंड भी करता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज के अंदर फंस गया, यहाँ पर ये एक रेंज में फंस गया। अब जैसे ही इस लेवल पर उसने ब्रेकआउट दिया, या चलिए हम इसको थोड़ा सा और एग्जैक्ट करके चलते हैं, तो इस लेवल पर, इस कैंडल पर जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं कि कैसी मूव हमारे को इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अब ये चीज़ आप किसी भी स्टॉक पर जाकर कहीं पर भी बॉलिंजर बैंड का लगाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस टाइप की मूवमेंट जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है जब भी बॉलिंजर बैंड के अंदर स्क्वीज आता है। यानी कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई थी, अब यहाँ देखो आप वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, और उसके हिसाब से यहाँ पर स्टॉक भी आप देखो फिर कितना बढ़िया ऊपर चला गया। 14 दिसंबर 2020 को वीकली चार्ट्स पर इस स्टॉक की वैल्यू थी 45 रुपये की, जो यहाँ पर 10 जनवरी 2022 यानी कि लगभग एक साल के अंदर इसकी वैल्यू हो गई 386 रुपये की। 45 रुपये का स्टॉक आपको एक साल के अंदर 386 रुपये तक पहुँचता हुआ नजर आया। तो ये ताकत है इस बैंड की, ये ताकत है इस इंडिकेटर की। अब आपको एक चीज़ का ध्यान यही रखना है कि आपको यहाँ पर ट्रेड तब लेना है जब भी पहले एक तो यहाँ पर स्क्वीज हो जाए, एकदम से यहाँ पर बैंड जो है वो बिल्कुल पतला सा हो जाए, और उसके बाद ट्रेड आपको हमेशा तभी करना है जब भी आपको प्राइस से कंफर्मेशन मिलेगी। और प्राइस से कंफर्मेशन हमें कब मिलती है? जब यहाँ पर हमारा कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो कितना छोटा बैंड हो गया था, उसका जैसे ही ब्रेकआउट आया हमारे के पास इस लेवल के ऊपर, लगभग 726 रुपये के ऊपर, आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यानी कि ये जो नैरो एरिया है ना, ये हमारे को इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चाल आने वाली है, तो तैयार होकर बैठ जाओ। अब मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे इंडिकेटर्स डिस्कस कर लिए हैं, अभी आगे भी मैं करता रहूँगा, और भी कुछ मेथड्स जो है मैं आप लोगों के सामने आगे सीरीज़ के अंदर डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी इंडिकेटर्स अभी तक हमने डिस्कस करे ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना ये सारे हमारे को कन्फर्मेशन देते हैं। कन्फर्मेशन कैसे मिलती है? फाइनल कन्फर्मेशन तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्राइस से मिलेगी, लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स जो है ना हमारे को पहले इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पोजीशंस बनाना चाहें वो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने इस सीरीज़ के अंदर शेयर करी हैं, जितनी भी हमने डिस्कस करी हैं, जब आप प्रैक्टिकली इनको चार्ट्स पर उतारेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, एक दूसरे को बता रही हैं कि हाँ भाई तूने भी ये चीज़ सही सिलेक्ट करी है और मैंने भी यही चीज़ सही सिलेक्ट करी है। हर चीज़ आपको बोलेगी कि हाँ भाई तुम ठीक कर रहे हो। कैंडल स्टिक्स भी बोलेंगी, आपको पैटर्न्स भी बोलेंगे, आपको ये सभी इंडिकेटर्स भी बोलेंगे, चाहे बॉलिंजर बैंड हो, चाहे MACD हो, या फिर RSI हो। ये सारी चीज़ें, ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं आपको चार्ट से बोलेंगे कि हाँ भाई आप मुझे यहाँ पर ले लो या आप मुझे यहाँ पर बेच दो। और एक चीज़ और, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ट्रेंड वाले तो बता दिया कि भाई ट्रेंड जब तक मार्केट में जैसा भी चलेगा उसके अकॉर्डिंग हमारे को ये स्टॉक जो है, ये इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर हमारे को ट्रेड दिलवाता है। लेकिन जब तक ये इंडिकेटर एक रेंज में है ना, तब तक ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ से एक रेंज पकड़ लेता है, एक बार ब्लास्ट करता है ना, तो फिर हमारे को एक ज़बरदस्त रैली जो है स्टॉक के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। बैंड जब नैरो हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग बहुत छोटा हो चुका है, और जैसे ही ये स्प्रिंग फटेगा, जैसे ही ये स्प्रिंग छूटेगा, वहाँ से हमारे को बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त रैली जो है वो देखने को मिलती है। फिर ऐसा ही काम होता है स्टॉक मार्केट के अंदर भी। जैसे ही ये बॉलिंजर बैंड बिल्कुल पिचक सा जाएगा ना, छोटा सा हो जाएगा, इस टाइप से स्क्वीज हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर अब हमारे को एक ज़बरदस्त मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। और बस यही अंदाज़ा लगाना है आपको, यही चीज़ों को एनालाइज करना है, और उसके बाद आप यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न जो है कमाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिबोनाची के बारे में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को हम किस टाइप से अपने चार्ट्स पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करिए आज ही इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिबोनाची के बारे में, और उसके बाद मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस के अंदर चार्ट्स भी दिखाऊंगा कि किस टाइप से मैं जो है यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ और आप लोग किस टाइप से इन एक्सपीरियंसेस से समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट।
अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वैसे तो अगर आप लोग एक आध बार अगर वीडियो को नॉर्मल तरीके से बैठे बैठे चेक करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपको वीडियो के अंदर जो है नज़र आएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।